जनता का सवाल है कि जैसे जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं वो मिशन जय भीम चलाते हैं, तो उन्होंने 2020 में शुरू किया और आज 2025 है, आज उनका 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इसके पहले वो किसी और पार्टी में थे। अब बहुजनों के पास 2 पार्टियां हैं, एक तो बहुजन समाज पार्टी, दूसरी आजाद समाज पार्टी। राजेंद्र पाल जी को ऐसा कांग्रेस में क्या लगा कि वो कांग्रेस में जाकर वो वहाँ पे अपना सर्विस दे रहे हैं कि अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे की जगह पे क्यों जाना पड़ा उनको? इसके बारे में आपसे सवाल लेना चाहूंगा। दिल्ली जैसे बड़े प्रदेश में जहाँ पे हजारों संगठन बने हुए हैं जी, लेकिन बहुजन समाज की जो 80% की जनसंख्या है वो अभी भी गांव में रहती है जी। जितने भी संगठन है वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं, अपनी बाइट देते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी 80% की जनसंख्या है उनको आप कैसे जागरूक करिएगा? अगर गाँव में ये प्रोग्राम कब ऑर्गेनाइज होगा या इस तरह का स्ट्रेटेजिकल प्रोग्राम जो होगा वो कब करना शुरू करेंगे लोग, ताकि गांव में बदलाव आए? क्योंकि गांव के लोग अभी भी बाबा साहेब का नाम ढंग से तक नहीं ले पाते हैं, ना उनके एक काम को भी वो नहीं गिना सकते हैं। देखिए ये तो क्या कहना, मैंने जैसे कि पहले कहा। नमस्कार साथियों, आज हम दिल्ली के बवाना में और यहाँ पे 2 प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किए गए थे। पहला मिशन जय भीम और दूसरा बाबा साहेब और बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण। मेरे साथ एक शख्स हैं जो भी इस प्रोग्राम इनिशिएटिव किए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा उस प्रोग्राम को लेकर, जो आज प्रोग्राम इनिशिएटिव हुआ उनको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी सर, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम करणलाल अशोक है, मैं एडवोकेट हूँ गाजियाबाद में। इससे पूर्व मैं भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर था, उसके बाद मैंने कानून का अध्ययन किया, लॉ किया और लॉ के बाद में मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ एज ए एडवोकेट। सर, जैसा कि आज आपने इस कार्यक्रम में आए, आपने बहुत लोगों को सुना, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इस दिल्ली जैसे बवाना वैसे भी बहुत आउट क्षेत्र है और ऐसी जगह पे बाबा साहेब की मूर्ति और बुद्ध जी की मूर्ति जो लगाई गई है, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देता हूँ बवाना के लोगों को और उन लोगों को जो यहाँ की कमेटी है, जय भीम मिशन है, उनको कि उन्होंने इस भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इसमें राजेंद्र पाल गौतम जी जो पूर्व मंत्री हैं यहाँ के दिल्ली सरकार के, और माननीय KG बालाकृष्ण साहब जो पूर्व पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और गर्व की बात है कि पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय KG बालाकृष्ण साहब ने गौतम बुद्ध की और डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। दूसरे जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं माननीय सुरेश कैंथ जी, जैसा कि आप जानते हो जो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लग रही थी ग्वालियर में, उस समय चीफ जस्टिस वही थे, उसमें कुछ विवाद हुआ था। फाइनली RSS के लोगों ने, मनुवादी लोगों ने उसमें विघन डाला और फाइनली वो अभी तक नहीं लग पाई है। जी कैंथ साहब का कहना है कि वो लगेगी, वो लगे या ना लगे दूसरी बात है। लेकिन देखिए, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतवर्ष के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतवर्ष के लिए। गौतम बुद्ध की बात करें, सबसे पहले मैं गौतम बुद्ध की बात करता हूँ। गौतम बुद्ध जो है वो दर्शन के क्षेत्र में, भारत ही नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो भारत का है और यहाँ का प्राचीन सबसे धर्म जो है भारत में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले वैशाली गणराज्य था। वैशाली गणराज्य जो गणराज्य था और 26 जनवरी 1950 के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इम्प्लीमेंट किया तो ये भारत का उसके बाद में गणतंत्र बना। सर, मैं आपके सवाल पे फिर लौटूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है जो कि सभी लोगों का सवाल है, वो मेरा नहीं पूरी जनता का सवाल है कि जैसे जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं वो मिशन जय भीम चलाते हैं, तो उन्होंने 2020 में शुरू किया और आज 2025 है, आज उनका 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इसके पहले वो किसी और पार्टी में थे। अब बहुजनों के पास 2 पार्टियां हैं, एक तो बहुजन समाज पार्टी, दूसरी आजाद समाज पार्टी। राजेंद्र पाल जी को ऐसा कांग्रेस में क्या लगा कि वो कांग्रेस में जाकर वो वहाँ पे अपना सर्विस दे रहे हैं कि अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे की जगह पे क्यों जाना पड़ा उनको? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की बात है, मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो जो उसमें पहली शर्त होती है पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की, उसकी रजिस्ट्रेशन की, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी प्रेमबिल होती है। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी पहले आप पार्टी में थे, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर यह विभिन्न पार्टियां, भारत में बहुत सारी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि वो बहुजन समाज पार्टी थे, फिर आए, अभी कांग्रेस में आए हैं, तो मेरा ये है कि मैं सबसे पहले 2 बात में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ प्रतिमाएं लगी हैं। देखिए, प्रतिमाएं तो मैं थोड़ा सा हटके बात करूँगा। प्रतिमाएं जो है एक प्रतीक होता है। मैं बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का लगने का पक्षपाती नहीं हूँ, लेकिन प्रतिमा का मतलब है प्रतीक, क्योंकि दुनिया में जितने ह्यूमन राइट्स हुए हैं, जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ता रहे हैं, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे रूसो जो है जो दास प्रथा का एनिलिशन, दास प्रथा को समाप्त किया इब्राहिम लिंकन हो,
31 जनवरी 1865 में उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया। उसी क्रम में यदि बिना एक दिन के जेल जाए, बिना एक दिन सड़कों पे हालांकि उन्होंने आंदोलन बहुत किए, तो मैं मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे यदि हम डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ें और बाकी सारे कार्यकर्ताओं को पढ़ें, चाहे वो ह्यूमन राइट्स को मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो और दुनिया के लोग हो, तो जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा है, मानवतावाद में यदि आपकी प्रीम्बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लें, उद्देशिका को लें, तो भारत की जो उद्देशिका है और डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध दर्शन से, अभी बौद्ध दर्शन की हुई है ना, तो बौद्ध दर्शन से जो इसको फिलॉसफी ली गई है, प्रीम्बिल्स में शामिल किया गया, यद्यपि कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस से और कई जगह से उसको लिया गया है, तो उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेन चीज है। और मुझे लगता है कि भारत के जो बहुजन लोग हैं, आपने बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया, और बहुजन समाज पार्टी के देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, मेरा तो कहना है, चूंकि मैं किसी प्राथमिक सदस्य से, मेरा तो कहना कि जो जिस पार्टी में रहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, भारत की संस्थाओं को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का वो काम करती हैं, तो बेहतर होगा। लेकिन जहां तक जैसे काशीराम जी कहा कि अपने दीवारों पर लिख दो कि आप भारत के शासक हो जाओ, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कोई भी ताकत जो है सबसे पहले राजनीतिक सत्ता से आती है। जो एक सवाल मैं यहाँ पे और लेना चाहूँगा, जैसा कि राजेंद्र पाल गौतम जी पहले आम आदमी पार्टी में मंत्री थे जी, बीच में उनका एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता जो कि जय भीम के तत्वाधान में होता है, और उन्होंने वहाँ पे दिल्ली में 22 प्रतिज्ञाएं ली जी, उसके बाद क्या देखा गया कि आम आदमी पार्टी से उनको हटा दिया गया। इस वक्त वो कांग्रेस में हैं, और कांग्रेस में होने के साथ साथ इस तरह का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार भी उनको हटा दिया जाएगा? देखिए, जय भीम मिशन जो है, जय भीम मिशन हो, आपने देखा होगा जय भीम एक फिल्म भी आई थी ना, फिल्म भी आई थी। तो जय भीम मिशन ये केवल राजेंद्र पाल गौतम का मिशन नहीं है, या केवल जो है डॉक्टर रतनलाल का मिशन नहीं है, केवल जो है ये कुछ लोगों का मिशन नहीं है, बल्कि ये मिशन प्रत्येक उस नागरिक का होना चाहिए जो भारत को विशेष रूप से जो सप्रेस डिप्रेस क्लास के लोग हैं, जिन्हें जो लोग जो है दरकिनार करे गए हैं मुख्य धारा से, उन सबका मिशन होना चाहिए। मिशन जय भीम है क्या? जय भीम मिशन का मतलब है मानवतावादी विचारधारा, समानतावादी सत्ता, समानता और बंधुत्व की भावना, और व्यक्ति की जो गरिमा है, डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सड़क पर चलना व्यक्ति हो, उसको एक ही मिले और सभी को उस डिग्निटी मिले। तो राजेंद्र पाल जी गौतम जी की बात नहीं है, केवल उनकी बात नहीं है, ये सारे लोगों की बात है। जो चाहे वो, मैं भारतीय स्टेट बैंक में रहा हूँ, मैंने जो है चाहे लोन की बात कही, पहले एजुकेशन, हमारे जो बड़े बड़े लोगों को MBBS और इंजीनियरिंग वगैरह किया करते थे लोग, उनके पास पैसा हुआ करता था, आज एजुकेशन लोन है। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि हमारी एजुकेशन, हमारा जो है रोजगार वो समाप्त हो गए हैं, हमारा रिजर्वेशन लगभग प्राप्त समाप्त हो गया है। यदि कांग्रेस ने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां यदि उसे फुलफिलमेंट का काम करती है, तो उसे बेहतर है हमें समर्थन करना चाहिए। जो भी संविधानवादी, जो आरक्षण का समर्थन करता है और जो बेटर कैंडिडेट है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, जो आरक्षण का समर्थन करता है, ह्यूमन डिग्निटी में विश्वास करता है, रिप्रेजेंटेशन में विश्वास करता है, उसे वोट दिया जाना चाहिए। अभी पिछले दौरान जो हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कहते थे 400 पार, यदि आप ये देखिए, आप सोशल मीडिया को बिलोंग करते हैं, 400 पार यदि हो जाती, तो आप ये लगाइए क्या उनका जो RSS की विचारधारा, देखिए कहने को जनता पार्टी है, लेकिन उसकी जो मदर है, जो एक तरह से इंस्टीट्यूशन है, वो RSS है। और RSS की जो विचारधारा है, वो आप ये देखिएगा कि जो इसकी चाहे आप वीर सावरकर की देख लीजिए, या दूसरे लोग जो रहे हैं, समझ गए, उनकी विचारधारा देख लीजिए, इनकी विचारधारा डिस्पैरिटी पर आधारित है। वही विचारधारा जो मनुष्य थे, जिसने अभी आपने देखा होगा, सबने, बालाकृष्ण साहब ने भी ये कहा कि 1800 कुछ में जब वो केरला में थे, उन्होंने पढ़ा होगा वहाँ का इतिहास, किसी बच्चे को एजुकेशन नहीं दिया गया, समझ गए। तो ये मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा, दिल्ली जैसे बड़े प्रदेश में जहाँ पे हजारों संगठन बने हुए हैं जी, लेकिन बहुजन समाज की जो 80% की जनसंख्या है वो अभी भी गांव में रहती है जी। जितने भी संगठन हैं वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं, अपनी बाइट देते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी 80% की जनसंख्या है उनको आप कैसे जागरूक करिएगा? अगर गांव में ये प्रोग्राम कब ऑर्गेनाइज होगा, या इस तरह का स्ट्रेटेजिकल प्रोग्राम जो होगा वो कब करना शुरू करेंगे लोग, जाके गांव में बदलाव आए? क्योंकि गांव के लोग अभी भी बाबा साहेब का नाम ढंग से तक नहीं ले पाते हैं, ना उनके एक काम को भी वो नहीं गिना सकते हैं। देखिए, ये तो क्या कहना, मैंने जैसे कि पहले कहा, ये प्रत्येक नागरिक की, विशेष रूप से उन लोगों की जो रिजर्वेशन प्राप्त करके सरकारी नौकरी में आए हैं, जज बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं,
वो लोग जो है, देखिए पहले तो लोग एलएलबी नहीं हुआ करते थे, और 1950 तक हमारा भारत का कोई भी नहीं था कि जो हाई कोर्ट में और कोई जज बन सके। लेकिन करते करते केजरीवाल के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। अब भी जो वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर BR गवई जी, ये सेकंड दलित में। लेकिन ये भेदभाव और ये सारी ये जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, और इसके लिए ये केवल दिल्ली और आसपास नहीं, बल्कि इसे गांव के मतलब व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति है, अंतिम नागरिक है, उस तक वो जाना चाहिए। जैसे कि मैं गांव सराय को, जहाँ भोजन क्रांति स्तंभ है, मैं वहां को बिलोंग करता हूँ। उसमें मैंने 14 वर्ष की उम्र में, मैंने 14 वर्ष, मेरा नाम करणलाल अशोक है, जो लोग सुन रहे हो, मेरा उनसे भी कन्वे करता हूँ, मेरा संदेश है उन लोगों की। मैंने 14 वर्ष की 1974 में 14 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी की स्थापना की थी। वो ना केवल गरीब लोगों के लिए, ना केवल जाटवों के लिए, ना केवल शुल्कास्ट के लोगों के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए थी। हमारे गांव में जय भीम तब बोला जाता था जब लोग जय भीम के बारे में जानते नहीं थे। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और गांव के लोगों में इंटीरियर में जाके इस तरह के प्रोग्राम, जैसे बवाना गांव है, यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, तो आसपास के लोग आए हुए भी, कैसे झंडा लगे हुए, क्या है, राजेंद्र पाल जी, गौतम के जी, बालाकृष्ण के, उन्होंने सुनियो कि भी हमारे दलित जिन्हें जो है सड़क पे चलने की आजादी नहीं थी, जिन्हें थूकते हुए जो है, मतलब वो आप ये पेशवाओं का आप देखिएगा, बहुत बड़ी चीज है। मतलब आप ये देखिएगा, वो गौरव उन्हें प्राप्त होना चाहिए, वो चीज उन्हें याद रखनी चाहिए। वो चीज याद तब रखेंगे जब बौद्ध का फिलॉसफी पढ़ेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ के, और कोरे गांव जैसी घटनाओं को पढ़ेंगे, जहाँ 500 लोगों ने। तो सरकार कहीं ना कहीं ये है कि बहुजन समाज को बुद्धिज्म अपनाना चाहिए, और तभी उनका कल्याण होगा। ये मिशन जय भीम एक मिशन है जो गांव-गांव जाएगा, शहरों में तो अभी भी है भी, वो लोगों को जागरूक करेगा, और इस तरह से जो बाबा साहेब के काम है वो जन जन तक पहुंचेंगे। ये सर थे जो एक प्रोग्राम में आए हुए थे, हमने उनसे बातचीत की। आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं? अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव मिला हो इनसे, तो हमारी वीडियोस को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं आपके साथ विनय, दिल्ली बवाना से।